वाले हैं और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि पहले आप, और एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है, लंबा टीवी प्रसारण भी सुना आपने। इस मौके पर मैं आप सबका जहां स्वागत करता हूं, वहीं आज हम एक ऐतिहासिक लोकतांत्रिक जीत के अवसर पर मिल रहे हैं, जब सरकार की बदनीयत की हार हुई है और परसिमन बिल पास नहीं हो पाया है। संसद में हार का सीधा मतलब ये होता है कि सरकार अब जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ऐसे में उसे बने रहने का कोई हक नहीं है और विपक्ष की सही मायनों में अब देश की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भाजपाई नकारात्मक राजनीति का आधार हमेशा से दरारवादी रहा है। मतलब भाजपा वाले पहले लोगों के बीच अविश्वास पैदा करते हैं, फिर इन लोगों को बांटकर छोटे गुटों में बांट देते हैं, फिर दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने के लिए मनमाने कारण बताते हैं, फिर एक दूसरे का डर दिखाते हैं। तुम खतरे में हो इसलिए अकेले कुछ नहीं कर सकते, तुम हमारे साथ आ जाओ। इससे समाज में विभाजन विखंडन हो जाता है और डरकर एक गुट इनका वोटर बन जाता है। इस तरह ये अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भाजपाई सत्ता पाने और सरकार बचाने के लिए कोई भी साजिश कर सकते हैं और करते भी हैं और कितना भी नीचे गिर सकते हैं। भाजपाई का CMF फार्मूला, भाजपाई का और भाजपाइयों का CMF फार्मूला, क्रिएट मिस्ट्रस्ट और फियर, अब फिट चुका है। भाजपाइयों का समाज के बीच भय और अविश्वास पैदा करने का सामाजिक षड्यंत्र अब और नहीं चलेगा। आज तक चली भाजपाइयों की चाल अब जनता के सामने खुल चुकी है, इसलिए अब इनकी हार होना शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा के इसी गंदे सियासी खेल को भांपकर भाजपा की बुरी तरह हराया था। अब एकता को बांटने के ये खेल भाजपाई महिलाओं के बीच खेल रहे हैं, लेकिन अब ये महिलाएं ही अपनी सुरक्षा, अपमान व हर तरह के शोषण से बचने के तथा महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर हो रही लूट को खत्म करने के लिए भाजपा को हराएंगी। आज के नए विचार वाली नारी और उसकी आधुनिक सोच भाजपा के पुराने जमाने की तंग सोच से मेल नहीं खाती है। इसलिए भाजपाई सोचते हैं कि समाज में अभी भी जो महिलाएं पुरानी सोच की हैं, उन्हें तो कम से कम अपनी तरफ कर लें, क्योंकि जागरूक समाज की कोई युक्ति नारी तो भाजपा को वोट देने वाली नहीं है। ये टीवी सीरियल की आपसी राजनीति को असल जिंदगी में औरतों के बीच एक लाइन खींचने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, जिससे महिला एकता न बन पाए। ये भी संकीर्ण सोच और तंग नजरिया वाले उन भाजपाई और उनके संगी साथियों की गहरी चाल थी, जिनकी महिलाओं के बारे में सोच सामंती है। मतलब जो पुरुषों की सत्ता में विश्वास रखते हैं और इस बात में भी कि नारी को कमजोर रखो, नारी को अधिकार मत दो, उसे न निर्णय की स्वतंत्रता दो, न सोच विचार की, न घूमने फिरने की, न पहनावे की, जिसका उदाहरण इनके दकियानूसी पुरातनपंथी रूढ़िवादी रंगे पुते लोगों के उन विरोध और प्रदर्शन में दिखता है, जो अक्सर मुंह छिपाकर हाथों में डंडे लेकर के स्कूल कॉलेजों में, सार्वजनिक स्थलों में, पार्क में, रेस्टोरेंट में और यहां तक कि लोगों के घरों में अपनी कुछ तथाकथित प्रथाओं को बचाने के लिए हिंसक हो जाते हैं। और जब इनका विरोध होता है तो ये तुरंत तितर बितर होकर भूमिगत हो जाते हैं। जनता के बढ़ते विरोध और आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए साजिशन
लाए गए तथाकथित महिला आरक्षण बिल की हार भाजपा की हार है। ये भाजपा की बदनीयत की भी हार है। भाजपा का हर प्रयास, हर बिल या तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है या समाज को बांटने का छल छलावा होता है। इस बार भाजपा इस बिल के माध्यम से महिलाओं की एकता में दरार डालकर उनको ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने भाजपाई मंसूबों को धूल चटा दी। ये भाजपा के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत है, जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। तथा कथित महिला आरक्षण बिल के बहाने भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि महिला असुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ बेतहाशा बढ़ती हिंसा व अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, बीमारी और शिक्षा की वजह से नारी भाजपा से किनारा कर चुकी है। नारी स्वतंत्रता के विरुद्ध भाजपाई और उनके संगी साथियों की रूढ़िवादी संकीर्ण सोच और तंग नजरिया नए जमाने की नारी शक्ति को स्वीकार नहीं है। परसीमन के नाम पर यह बिल भी रूप बदलकर नारी के अधिकार का हरण करने आया था। इस बिल को लेकर हमारे सवाल और शंका हमारा विरोध नहीं, बल्कि ये तो नारी के अधिकारों को बचाने की वो सकारात्मक लक्ष्मण रेखा है जो नारी के सशक्तिकरण के लिए संसद में संयुक्त विपक्ष द्वारा खींची गई। तथा कथित महिला आरक्षण परसीमन बिल पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक मतलब लगभग 95% पीडीए समाज की सभी महिलाओं के खिलाफ था, क्योंकि इससे महिलाओं के बीच विभाजन करने की साजिश की जा रही थी। ये महिला को अधिकार देने की नहीं, बल्कि आज उनकी शक्ति को बांटकर बेहद कमजोर करने का व कल को उनके हक को छीनने की छद्म योजना थी। भाजपा के वैचारिक पूर्वजों ने आजादी से पहले देश को बांटने में अपनी भूमिका निभाई और फिर उनके संगी साथियों ने आजादी के बाद भी नफरत के नाम पर समाज के भाईचारे, अमन चैन को बांटने की कुटिल करतूत जारी रखी। और ये अभी नकारात्मक लोग अपनी नारी विरोधी सामंती सोच के कारण देश की आधी आबादी मतलब महिलाओं की ताकत बांटने और हमेशा के लिए दबाए रखने का षड्यंत्र कर रहे थे, जिससे कि आज की जागरूक नारी की विरोध की क्षमता बढ़ जाए, घट जाए, मिट जाए। ये बिल नहीं था, भाजपा की दरारवादी राजनीति का काला दस्तावेज था। जिन्होंने नारी को अपने संगठनों में मान सम्मान नहीं दिया, वो राजनीति में क्या स्थान देंगे। अगर पिछड़ों की आबादी कम से कम केवल 66 भी मान ली जाए, इनमें आधी आबादी मतलब 33% होगी जिनके हक की बात नहीं हो रही थी। इसका मतलब यह है कि बिल 33% महिलाओं के हक देने के लिए नहीं, बल्कि उनका हक मारने के लिए लाया जा रहा था। ये भाजपा और उनकी वर्चस्ववादी महिला विरोधी सामंती सोच की साजिश है, जिसका हम विरोध करते रहेंगे। इसके लिए भी चाहे साल लगे या सदी। दरअसल ये 33% महिलाओं को आरक्षण दे नहीं रहे थे, बल्कि 33% महिलाओं से आरक्षण छीन रहे थे। अगर इनमें अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक महिलाओं को भी जोड़ दिया जाए तो पीडीए महिलाओं की हकमारी का ये आंकड़ा 50 तक पहुंच जाता है। हम महिला बिल के विरोध में नहीं थे, सिर्फ उनके पास शोषणकारी तरीके के खिलाफ थे, जिसकी मंशा खराब थी। अगर किसी काम को करने की सही मंशा होती है तो शंका नहीं होती है। दरअसल ये भाजपा की हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था, इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। हमारे बीच इस बिल को लेकर इसलिए रोष था क्योंकि प्रक्रिया में दोष था। हमने माना कि इस बिल में खोट है, क्योंकि भाजपा के नजर में केवल वोट है। इसलिए हमने विरोध किया और लोकतंत्र और संविधान को बचाने की एक और मुहिम में हम सफल रहे। दरअसल महिला आरक्षण बिल का तो आधार ही निराधार था। आरक्षण का आधार अगर कुल सीटों का 1/3 है तो इसका मतलब हुआ कि ये गणित का विषय है, और गणित का आधार अंक होते हैं, ये संख्याएं होती हैं, कोई हवा हवाई बात नहीं। और इस तरह के मामले में संख्या का आधार जनसंख्या होता है, जिसका आधार जनगणना होती है। जब महिलाओं की जनसंख्या के लिए 2011 के पुराने आंकड़ों को आधार बनाएंगे
तो महिला आरक्षण की आधार भूमि ही गलत होगी। जब भूमि में ही दोष होगा तो सच्ची फसल कैसे उगेगी। इसलिए हमने कहा जब गिनती ही गलत होगी तो आरक्षण कैसे सही होगा। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे थे, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा ये थी कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि जनगणना हुई तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जिसमें जनगणना आधारित प्रसीमन को नकार कर पिछड़ी दलित, अल्पसंख्यक व आदिवासी महिलाओं का अधिकार लूटे जाने की गुप्त योजना थी। आज जब हर तरह से महिलाओं के शोषण की खबरें आ रही हैं, ऐसे में महिलाओं को तत्कालिक रक्षण और संरक्षण की आवश्यकता है। इस बड़ी मांग से ध्यान भटकाने के लिए और अपने को महिलाओं का हितैषी साबित करने के लिए भाजपा ये आधा अधूरा महिला आरक्षण बिल लाने का नाटक कर रही थी। इस महिला आरक्षण बिल के साथ थे, लेकिन परसीमन के नाम पर की जा रही जल्दीबाजी के खिलाफ थे। दरअसल ये भाजपा को सामने दिख रही अपनी जमानत जब्त हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था। इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। इसलिए हमारी सबसे बड़ी आपत्ति यही रही कि पहले जनगणना कराई जाए, फिर महिला आरक्षण की बात उठाई जाए। जो सरकार महिलाओं को गिनना नहीं चाहती, वो भला उन्हें आरक्षण क्या देगी। महिलाओं के साथ भाजपा और उनके संगी साथियों जो धोखा करना चाहते थे, महिलाओं के साथ वो छलावा हम नहीं होने देंगे। ये महिला सशक्तिकरण की बजाय तुष्टीकरण का कोशिश है। सबसे पहली बात तो महिला के अधिकार की होनी चाहिए और आरक्षण को उसका जरिया मानना चाहिए। अगर नजरिया ही गलत होगा तो परिणाम कैसे सही होगा। हम कह सकते हैं कि महिला आरक्षण की खामियां आखिरकार महिला अधिकार की खामियां साबित होंगी, क्योंकि नियत चुनावी राजनीति के फायदा उठाने का था, न कि महिलाओं को सच्चा प्रतिनिधित्व देने की। इसलिए यह कभी सही साबित नहीं होता। प्रधान पति की तरह सांसद पति की अवधारणा भी चल निकलती। सच तो यह है कि आखिरकार महिला आरक्षण राजनीतिक दिखावा ही साबित होता, क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण के मूल मुद्दों को संबोधित नहीं करता है। बुनियादी सवाल यह है कि जब नए निर्वाचित क्षेत्र ही नहीं बनेंगे तो महिलाएं किसका प्रतिनिधित्व करेंगी, और नए निर्वाचित क्षेत्र तब तक नहीं बनेंगे जब तक परसीमन न हो जिसका आधार जनगणना होगी। घूम फिर कर के बात वहीं पहुंच जाती है कि जब तक महिलाओं की गिनती सही नहीं होगी, महिला आरक्षण सही नहीं होगा। महिलाएं जब तक जनप्रतिनिधित्व को लेकर शिक्षित प्रशिक्षित नहीं होंगी तो उनकी शक्तियों का लोग दुरुपयोग भी करेंगे। जब स्टूडेंट यूनियन तक के चुनाव नहीं होंगे तो राजनीति की नर्सरी खत्म हो जाएगी। सच्चा महिला नेतृत्व नहीं उभरेगा। इसलिए राजनीति में भाग लेने के लिए महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की आवश्यकता को संबोधित करना होगा। योग्य प्रतिनिधित्व के लिए योग्यताएं विकसित करनी होंगी। साथ ही सामाजिक मानसिकता भी एक दिन में नहीं बदलेगी। हमारे पुरुष प्रधान समाज में नारी को राजनीति में आने से रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र भी किए जाते हैं, जिनमें से एक ये भी है कि राजनीति को इतना बदनाम कर दो कि सामान्य समझ के लोग राजनीति में अपने लोगों को भेजने से रोकें और कुछ प्रभावशाली लोग अपने लोगों के लिए रास्ता साफ कर लें। इसके लिए रूढ़ियों और पूर्वग्रहों से लड़ने के लिए वातावरण बनाना होगा। अगर जल्दीबाजी में महिला आरक्षण भ्रष्ट और स्वार्थी लोगों में चला गया तो महिला का और भी शोषण होगा और वो ताकतवर होने की जगह और भी कमजोर किए जाने की सियासत की शिकार हो जाएंगी। महिलाओं को स्वयं भी मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने के लिए समय लगेगा, क्योंकि महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए स्कूली स्तर से ही उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने, सामाजिक प्रतिक्रियाओं के डर से बाहर लाने और पारिवारिक जिम्मेदारियों के नाम पर आने वाली मानसिक सामाजिक बाधाओं को पार करना होगा। इतना बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आ सकता।
अगर हम इन सब बातों को नजरअंदाज किया गया, महिला आरक्षण का सांकेतिक बनकर रह जाएगी, अपने मूल उद्देश्यों से भटक जाएगा। जहां महिलाओं को आरक्षण कोटा का पूरा करने के लिए निर्वाचित या नामित किया जाएगा, लेकिन सही मायने में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सशक्त नहीं बना जाएगा, इसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को रिप्रेजेंटेटिव जस्टिस मिल सके, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए महिलाओं के लिए कुछ विशेष सुविधाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है, उनके बारे में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा। हमारा मानना है यही है कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए पुख्ता तैयारी हो, सिर्फ हवाई बात या लफ्जबाजी नहीं। कुल मिलाकर सरकार से हमारा ये कहना था कि जब तक जनगणना नहीं तब तक महिला आरक्षण पर बहस करना नहीं। इनकी रूढ़िवादी सोच में महिला का कोई स्थान नहीं है। ये स्कूलों को बंद करके दूर करना चाहते हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान लड़कियों को ही होगा, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर मां बाप बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में कमजोर रखने की सबसे अधिक हानि स्त्रियों को ही होती है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, मानसिक कारणों से वो पोषण व अन्य तरह शारीरिक जरूरतों के लिए सदैव उपेक्षित रहती हैं। संपत्ति में बेटी को हिस्सेदारी को लेकर आज भी परिवार टूट रहे हैं। वर्क प्लेस सिक्योरिटी डिस्क्रिमिनेशन पर बात होनी चाहिए। सच तो यह है कि महिलाओं को आरक्षण से पहले उन असुरक्षाओं, भेदभावों से संरक्षण की आवश्यकता है जो वो घर, बाहर और सार्वजनिक स्थलों पर और आवागमन के दौरान झेलती हैं। न्याय के दरवाजे खटखटाने से पहले महिलाओं ही क्यों डिस्करेज किया जाता है? जब ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन हो सकते हैं तो ऑल वुमेन कोर्ट क्यों नहीं हो सकते हैं, जहां अपनी बात कहने के लिए हिचक न हो। आज इंडिया की एकजुटता ने साबित कर दिया है कि नैतिक रूप से भाजपा ने सरकार में बने रहने का आधार खो दिया है, क्योंकि संसद में जो सरकार हार जाती है वो बाहर जाती है। ये जनता की जीत है, इसलिए पूरे देश में सालों बाद हर्षोल्लास का वातावरण बना है, क्योंकि जनता को विश्वास हो गया है कि बुरे दिन जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उन्होंने वहाँ के सीएम पर आरोप लगाया और ये कहा कि सीएम हमारा हैरेसमेंट कर रहा है। आज भी खबर आई है कि सरकार ने महिला तहसीलदार पर ही कार्रवाई करते हुए उसे लखनऊ में अरेस्ट कर दिया। कैसे देखेंगे? रात को जब हमें और आपको ये सूचना मिली कि कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है, हमें लगा कि संबोधन में किसी महिला प्रधानमंत्री का नाम आएगा, उनके नाम की घोषणा होगी। इसीलिए आरक्षण जरूरी है, वहीं वातावरण भी हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा। उनके वर्क प्लेस पर या जिस तरह का शोषण कई बार होता है, अगर एक अधिकारी दूसरे अधिकारी का शोषण करे तो उसे न्याय सरकार को देना चाहिए। मैं आज फिर परशुराम जयंती पे बधाई देता हूं, सभी त्योहारों पे बधाई देता हूं, और एक बार फिर परशुराम जयंती पर सरकार बनने पर छुट्टी होगी। उस छुट्टी को बहाल करने का काम करेंगे। ये पक्ष बहुत से सांसदों ने भी रखा कि अगर सरकार चाहे जो पुराना बिल पास हो चुका है उसी में, या फिर जो आज एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ है हाउस में, इसी पे भी लागू कर दें। लेकिन उन्हें आरक्षण नहीं, नारी को नारा बनाना था और उसके सहारे
हमें आपको और पीडीएस समाज को धोखा देना था। जब सवाल यह है कि आप सीटें बढ़ा करके आरक्षण देना चाहते हैं, हमारा संविधान, हमारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बना हुआ संविधान ये कहता है, नियम जो है कि आप जनगणना कराएं, और ये जनगणना कराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही जनगणना की बात करेंगे तो जाति जनगणना की बात उठेगी, और जाति जनगणना की बात उठेगी तो सभी समाज के लोग अपने हक अधिकार की बात करेंगे आबादी के हिसाब से, और उसके बाद डिलिमिटेशन होगी। तो ये सभी प्रोसीजर्स को, सभी नियमों को बाईपास क्यों कर रहे थे ये लोग, और फिर इतने वर्षों से किसका इंतजार कर रहे थे? इसलिए बहुत सोची समझी रणनीति थी इनके संगी साथियों की, इनके खुफिया लोगों की, इनकी गुप्त योजना थी कि किसी भी तरीके से पीडीएस समाज को और जो नारी शक्ति है उसको तोड़ दें। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी हमारे प्रदेश के मुखिया, मैं चाहूंगा, बड़ी मुश्किल से उनका पुराना वीडियो हमें मिला है। हम सब जितने लोग यहां बैठे हैं, हम आधी आबादी को हक और सम्मान देना चाहते हैं। तो आधी आबादी में गिनती किस किस की होगी और किसकी नहीं होगी, ये कौन तय करेगा? आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कल भी जो संबोधन हुआ, उसमें आधी आबादी की बात हुई है। तो आधी आबादी मतलब महिलाएं हैं, और डॉक्टर राममनोहर लोहिया को जो मानने वाले लोग हैं, उनके सिद्धांत पे चलने वाले लोग वो जानते होंगे, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने कहा कि महिलाओं को हम पिछड़ा मानते हैं, और अभी भी सरकार आधी आबादी की बात कर रही है। तो जो आधी आबादी हमारे समाज की है, पीडीएस समाज की है, उन सबको हक सम्मान मिले। मंत्री जी कह रहे हैं कि विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया है। उस पर मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हम और आप सब लोग जानते हैं कि रंग जो होता है वो किसी न किसी धर्म से जुड़ा रहता है, या हर धर्म का कोई न कोई रंग होता है। समाजवादियों का रंग जो लाल है, लाल क्रांति का रंग तो है ही है, ये हमारी देवियों का भी रंग है, उनके पहनावे का भी रंग है, हनुमान जी का भी रंग है। नए जोड़े जब बनते हैं तो चूड़ियों का भी रंग लाल होता है, हमारी देवी के चुनरी का भी रंग लाल होता है। तो इसलिए किसी के भी इमोशन को हर्ट नहीं करना चाहिए। आप जानते होंगे, जैसे ही सरकार को पता लगा कि वो बहुमत नहीं है उनके पास, नोटिफाई कर दिया था उस बिल को। हाँ, अब हम हट जाए। आवाज तेज करो, नहीं तो एएनआई वाली आवाज सुननी पड़ेगी। लगता है इसमें भी कोई साजिश हो रही है। इसके विरोध में है। केवल एक दो लोग इधर, एक दो लोग उधर, केवल इस चीज को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसलिए हम लोगों ने कह दिया है कि पार्टी पहले अपने स्तर पर इस पर चर्चा करे। संसद में चर्चा होने से पहले पार्टियों को अपने स्तर पर इसको, पार्टी में अगर आंतरिक लोकतंत्र है तो जनप्रतिनिधियों की बातों को सुना जाए, उनके तथ्यों पर गौर किया जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि
जिन स्थितियों में और जिन परिस्थितियों में विधेयक आया है, इस संसद के 99% सदस्य इसके विरोध में हैं। केवल एक दो लोग इधर, एक दो लोग उधर केवल जबरदस्ती करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है उसके परिणाम लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं होंगे और मुझे लगता है कि किसी के हित में नहीं होंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़ चढ़ करके व्हिप जारी किया, कांग्रेस से पहले एक ऐसा मुद्दा बनाया कि अटल जी आडवाणी जी का सपना था, इसलिए इसको हम इसको पास कराएंगे। अगर यही हालात लोकसभा के अंदर आते हैं और पार्टी व्हिप जारी करती है महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में, तो आपका रुख क्या होगा? हमने कह दिया ना कि हम लोग पार्टी में पहले इस पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। एक दूसरा ये कि इस पर आम सहमति बननी चाहिए। आप क्यों कांग्रेस के पाप को अपने सिर पे लेना चाहते हैं? हम पार्टी के अंदर इस बात को रखना चाहते हैं। इस चीज को कतई स्वीकार। ठीक है, बाकी तो बातें आप जानते ही हैं। और सदन तो लगता है इसलिए बुलाया गया था, टीएमसी, डीएमके और जो इंडिया गठबंधन के सांसद प्रचार न कर सकें, जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त बच सके। तो बुरी तरह हार होने जा रही है, उससे बचने के लिए 3-4 दिन प्रचार बोल न कर पाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त न हो जाए। वो आधी अधूरी तैयारी के साथ जब आए हैं तो उनको खुद संख्या पता थी, और नोटिफिकेशन होने के बाद तो आपको और भी एहसास हो गया होगा। वो नौजवान मेरे साथ है, मेरे साथ ही खड़ा है, और मुझे याद है कि उसने मुझे चाय पिलाई थी। और ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है इस तरह की। इसीलिए मैंने अपने तमाम समाजवादी साथियों को कहा कि बहुत चौकन्ना रहें, सावधान रहें, बीजेपी के साजिश षड्यंत्र से बहुत सावधान रहें और जागरूक तरीके से सोचे समझें। और वो अपनी बीती बात तो बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वहां के नेता ने एक मुस्लिम समुदाय के नेता को आगे कर करके इसके ऊपर पिटाई करवाई, मार पिटाई कराई, जिससे केस बन सके, डरा सके, धमका सके। पीछे बीजेपी है, करवा किससे रही है, हो किस पे रहा है। और ऐसी घटना मैंने आप लोगों के सामने याद की, जब राष्ट्रपति जी का वोट डालने जा रहे थे हम लोग, तालेग्राम की घटना याद दिलाई थी प्रेस के सामने कि तालेग्राम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हिंदू मंदिर में एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को लेकर के मांस फेंकवाया था। जब उस मांस फेंकने के लिए मना किया उस मुस्लिम समुदाय के नौजवान ने, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे, आप चलो और मांस फेंक करके आओ। जब सच्चाई का खुलासा हुआ तो 18 भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल रहे 1 साल। और लखनऊ यूनिवर्सिटी की भी घटना आपको याद होगी, उसमें साजिश षड्यंत्र कौन कर रहा था। हमें उम्मीद है कि चाय वाले हमारे नौजवान को, समाजवादी चाय वाले नौजवान को न्याय मिलेगा, और जिन्होंने इसकी घटना की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, और जिसके पीछे लोग हैं उन पे भी कार्रवाई हो। और यूं तो आरोप क्या लगाया कि एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों चाय बनाते हो आप, इसलिए दुकान सीज कर दी। बताइए आप, दुकान इसलिए सीज कर दी कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बना रहे हैं, जिनके मुखिया को डीओ की डेफिनेशन, सीओडी की डेफिनेशन, बीओडी की डेफिनेशन, टीओडी की डेफिनेशन और पर्यावरण पैरामीटर्स को न समझते हो, उनके अधिकारी सोचो चमचागिरी के लिए क्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एल्युमिनियम कंटेंट चाय में चला जाएगा। अरे हम और आप लोग तो सुबह ही सुबह एल्युमिनियम उठा लेते हैं लोटा। गांव में देखो,
और किस दुकान में एल्युमिनियम की नहीं चाय बर्तन में चाय बनती है? पूरे लखनऊ बनती है और घरों में बनती है। और हमारा घर चेक करोगे, कोई अगर चेक करना चाहे, जो योगी जी का बहुत खासम खास व्यक्ति हो, अजय सिंह बिष्ट जी का, माफ करना, मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जी का कोई खासम खास यहाँ बैठा हो, अगर उसे लगता हो कि एल्युमिनियम का बर्तन हमारे यहाँ नहीं है, तो हम उसे चाहेंगे कि अभी चल दे मेरे संग, उसे मैं एल्युमिनियम के बर्तन देगा। तो इसका हमारा घर भी सीज कर देंगे लोग कि बताओ एल्युमिनियम की चाय पी रहे हो आप, और बताओ नाली में पाइप डाल के चाय पिला रहे थे सबको। बताओ नाली ज्यादा पॉल्यूटेड है कि एल्युमिनियम का साफ बर्तन? इन्हें कौन समझाए? इनको, इन खुफिया लोगों को, संगी साथियों लोगों को, पुरातत्व पंथियों को, रूढ़िवादियों को पब्लिक ही समझाएगी सत्ता। तो सोचिए आप, पहले जो उस पे बीता है चाय वाले पर, ये समाजवादी चाय वाला है, इसकी चाय अच्छी है, भाजपाइयों की चाय बेकार है, कड़वी है, उनका दूध घटिया है। मैं अपने नौजवान से कहूंगा कि आए और अपनी बात बताए कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। यहाँ आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ बेटा, इधर। अरे छोड़ो, अभी रुक जाओ, पहले से बात हो हम लोग। बीते दिने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हुसैनगंज विधानसभा से गुजर रहे थे, तो मैंने अध्यक्ष जी को चाय पिला दिया। उसके बाद से बराबर हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही, कभी हमारे ऊपर मारपीट करवाई जा रही, तो कभी हमारे फूड इंस्पेक्टर आके हमारी दुकान सीज कर रहे हैं, तो कभी चाय का सैंपल ले रहे हैं, और कभी ये बोल रहे हैं कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, ये अलाउ नहीं है। ऐसा करके हमें आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। और अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, जो कि कुछ लोग आकर डायरेक्ट हमला करने लगे, हम पे मारने लगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लिए कि आप उनको चाय पिलाए हो, नेता बनते हो, तुमको चाय की दुकान नहीं रखने देंगे। मारपीट किया। उसके बाद हमने कंप्लेन की, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कंप्लेन में 2 धाराएं भी हटा दी गई, जो धाराएं लगी थी वो धाराएं भी हटा दी गई, और जान से मारने की धमकी है हमको कि आपको जान से मारा जाएगा। 8 नहीं 10 साल बाद जिनके द्वारा यह घटना हुई है, उन्होंने कुछ साल पहले एक पुलिस वाले थे, उनको भी चौराहे पे मारा था। तो उन्होंने कहा कि तुम पुलिस से बढ़ के नहीं हो, तुमको भी मारेंगे, अगर तुम कहीं भी मिल गए गोली मारेंगे, या कार के सामने आ गए तो चढ़ा देंगे। अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम आर्यन यादव है। कब जाओगे चाय पीने? नहीं, दुकान सीज कर रही, बताओ क्या राज है, बताइए। हैं? कितना घटिया आदमी सरकार है, बताओ। और क्या बता रहे थे कि एसडीएम ने क्या दिया? आईफोन। एसडीएम ने आईफोन दिया था, हैं? हाँ बताइए। हैं? आईफोन के लिए रात में स्टोर स्पेशली खोला गया था कि राकेश शर्मा जाके पहले खरीदेंगे फिर पीएम को देंगे। शर्मा की बात पहले एक नौजवान की बात हो नेता है, बताओ हमला करवाया, कौन सा नेता है, नाम बताओ उसका। नाम बताओ बेटा, कुछ नहीं है, डरा क्यों रहे हो? नहीं इसे नहीं बताओ, मैं बोला, तुम मत बोलो, मैं बताता हूँ। नहीं मैं बता देता हूँ। कोई नाम है धुन्नी सिंह, है? कछुआ का व्यापार था। हाँ, वो गंगा का किनारा है ना, और शराब का भी काम हुआ है, नाव से ढोई जाती हैं। अच्छा, मोरंग माफिया भी है। बस समझ लो आप, इस सरकार में यही होगा। देखिए, पीडीए समाज के साथ यही व्यवहार करेंगे लोग, सामंती लोग, वर्चस्ववादी लोग। उनका व्यवहार करने का तरीका यही है। और जब उन्होंने पूजनीय शंकराचार्य जी को नहीं छोड़ा, सोचिए उनके साथ क्या व्यवहार किया था इसी तरह के वर्चस्ववादी लोगों ने।
और इन सबको ताकत कौन देख रहा है? सरकार दे रही, सरकार। है नहीं, मैंने तो कहा ना कि रंग से भावना जुड़ी होती है, और लाल रंग हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं, भगवान से जुड़ा रंग है। हनुमान जी का रंग लाल है, लाल से हम उन्हें सम्मानित करते हैं, और उनके मंदिरों में जब लगाते हैं शिखर पर लाल झंडा लगाते हैं। देवियां लाल चुनरी पहनती हैं। पूजा का रंग लाल है, सिंदूर भी रंग लाल है। नहीं, डर इसलिए है कि वो बहुत कमजोर और गरीब नौजवान है जो अपना जीवन यापन चाय बनाकर के कर रहा है। सोचिए उसकी क्या स्थिति है, क्या कोई वो, और नौकरी तो सरकार नहीं दे रही है ना, वो अपना रोजगार कर रहा है, अपनी मेहनत से कर रहा है, और अपने पिताजी के दुकान को आगे बढ़ा रहा है, और बहुत टैलेंटेड नौजवान है, ऐसा नहीं है? दिला तो एक ही दिन में दें, तो तुम लोग कुछ और कहने लगोगे हमें। बचना तो तुम्हें भी है, तुमसे भी है, क्या करें तुम्हारा, बचना तो तुम लोगों से भी है। अब इसको भी वो अलग तरीके से चलाएंगे, क्योंकि मीडिया बिका हुआ है, करे क्या है? अरे बहुत जल्दी बिकते हैं, बहुत जल्दी बिकते हैं, और कैसे बिकते हैं हम और आप सब जानते हैं। देखिए, विकास नगर में जो आग लगी है वो भाजपाइयों ने आग लगवाई है। न केवल लखनऊ में विकास नगर में भाजपा ने लगवाई है, इंदिरा नगर में जो वहां पर है गाजियाबाद में, वहां भाजपाइयों ने लगवाई है, इंदिरापुरम में। और मैं आपसे कह रहा हूं, लखनऊ के सब तालाबों पर फ्लैट जमीन कब्जा भाजपाइयों ने की है। भाजपाई कर रहे हैं, भाजपाई। ये व्यवहार, देखिए सरकार का ये व्यवहार नहीं होना चाहिए जो इस नौजवान के साथ व्यवहार हुआ है, इसकी दुकान के साथ हुआ है। सर, वहाँ के पुनर्वसन के लिए क्या आप लोग की पहल है सपा की खातिर? हम लोग चाय पियेंगे। विकास नगर की बात, अच्छा, विकास नगर की बात कर रहे हो। वहाँ के पुनर्वसन, मैं उन सब लोगों से, गरीबों से कहूंगा, समाजवादियों को सरकार बनाओ, आपको न्याय मिलेगा, आपका सम्मान होगा। नहीं, हम उनके साथ हैं पूरे, और हमारे बहुत सारे समाजवादी साथी हैं। यहाँ भी कुछ साथी बैठे हैं जो गए थे, परिवार के लोगों की मदद की है। यहाँ भी लोग बैठे हैं, बहुत सारे साथी बैठे हैं और मदद कर रहे हैं, बहुत से लोगों की जान गई है, कोई सरकार मदद नहीं कर रही है। मैं अपने कन्नौज का नाम बदल दूंगा, गोरखपुर कर दूंगा। है गोरे धंधा। नहीं, क्यों, नाम बदल देंगे, नाम बदल देंगे, नाम। कहाँ पर? इधर टेंशन बढ़ गई होगी ना थोड़ी, तो डिमांड बढ़ गई होगी जी। पूरा देश ये जानता है, पूरे देश के बुद्धिजीवी जानते हैं कि महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष नहीं था, और जिस समय महिला आरक्षण को लेकर के जो बिल आया था, नारी शक्ति, उस बिल का सबने समर्थन किया था, और आज भी वो बिल एग्जिस्ट करता है, वो एक्ट हो गया है, कानून बन गया है, ये पूरा देश जानता है। और आप लोग हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, हमसे ज्यादा चीजों को समझते हैं दूर से। जिस समय उन्हें हार का डर उनके अंदर आया, उन्हें नोटिफाई कर दिया पुराना महिला आरक्षण बिल। आखिरकार ये
देश के प्रधानमंत्री जी बताएंगे नोटिफाई क्यों किया, बीजेपी बताएगी नोटिफाई क्यों किया। क्या महिला आरक्षण बिल एक्ट नहीं बन गया? झगड़ा वो नहीं है, झगड़ा साजिश और षड्यंत्र का था। पीडीएस समाज के लोगों को हक अधिकार उनका छीनने के था, और डिलिमिटेशन के बहाने जिस तरीके से उन्होंने डिलिमिटेशन किया है आसाम में या अन्य प्रदेशों में, वही तरीका अपनाते आप यहां पर भी, उसके खिलाफ है। महिला आरक्षण तो आज भी एग्जिस्ट करता है, और महिला आरक्षण तो बिल पास हो चुका है। अरे यार, संबोधन सुनते हो कि इधर उधर सुनते हो तुम? हमें तो संबोधन में लगा कि कोई महिला प्रधानमंत्री का नाम आने वाला है। अगला प्रधानमंत्री कोई महिला बनेगा बीजेपी से। जैसे आसाम में आया वैसे अन्य प्रदेशों में आए। किसको? भाजपाइयों की बातों में मत आओ। बात करने वाले लोग जो है राज्यपाल को बुलाते हैं यूपी में और चुनाव लड़ते हैं, फिर राज्य में स्वतंत्र प्रभाव बना लेते हैं, तो ये कैसे मालूम आगे बढ़ा सकते हैं? मैं समझ नहीं पाया। वर्तमान सरकार महिला आरक्षण की बात करती है, महिला बढ़ाने की बात कर रही है। यही सरकार एक राज्यपाल को चुनाव लाती है यूपी से, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव बनाती है, करने मंत्री का दर्जा तो नहीं देती है। ऐसे महिला उत्थान कैसे कर पाएंगे? इससे बड़ा तुम्हें घटनाक्रम नहीं दिखाई देता? देश के जिन्हें प्रधानमंत्री बनना था, देश के सभी इंडिया गठबंधन के लोग जिन्हें प्रधानमंत्री बना रहे थे, अब वो राज्यसभा के सदस्य होकर के रिटायर हो जाएंगे। महिला की मैं कर रहा हूँ, बात महिला की। अरे जब प्रधानमंत्री को रिटायर कर रहे हैं राज्यसभा मेंबर, ये कुछ भी साजिश षड्यंत्र कर सकते हैं। यूट्यूबर, ठीक है, उनके साथ अन्याय ना हो। हाँ, अन्याय ना हो उनके साथ। और इनके जो नियम है एल्युमिनियम वाला, उसको खत्म हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इसको बर्तन दे रहे हैं हम लोग एल्युमिनियम के अलावा वाले। मैंने देखे नहीं कौन से मेटल के हैं, पीतल के ला दिए हम लोग। आइए पीतल के देते हैं। और एक कथावाचक भी आए हमारे साथ जिनको अपमानित किया है। कहाँ गए वो कथावाचक हमारे? आइए आइए, इधर आइए, आयो तुम भी आ लोधी। बर्तन आए? हाँ, आगे बर्तन, आगे देंगे बर्तन। आगे लाइए। हैं? नहीं, ये तो केतली अभी और दूसरे तरह के भी लाएंगे। अभी बर्तन हाल फिलहाल यही मिल पाए हमें। ये रखिए अलग। इसको रखो अभी अलग। ये रहिए, ये और लाना भी 2-3 इसके। कितने दुकान में थे तुम्हारे ऐसे? 4-5? तो चलो 4 देंगे हम लोग। 2 बड़े देने हैं। नहीं, ये और भारी वाले लाओ, और भारी लाओ। ऊपर ही आओ बेटा, दोनों लोग आओ, ऊपर आओ। कथावाचक क्या, इनका भी अपमान हुआ बताइए। जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित हो रहे हैं, वो हमारे सब साथ हैं। आइए, समझ आइए। हम पहले था ना, आपको देखना चाहिए ना, आपको देखना चाहिए। परेशान हो तो ठीक नहीं हो, देखिए तो नहीं, डर तो नहीं रहा। अबे हमको ये भी कहा गया है कि अगर आप मुकदमा वापस नहीं ले रहे हो तो आपके खिलाफ आए दिन मैं मुकदमा करवाऊंगा और आप जेल में सड़ जाओगे। क्या मुकदमा करेंगे? कुछ भी करवाऊंगा, मतलब झूठे मुकदमे में फंसाता रहूंगा, सड़ जाओगे जेल में। जैसे कि हर्जानेट हो गए और कई धाराएं, मुझे पता नहीं इसके बारे में, ऐसा बोला गया। कोई बात नहीं, परेशान हो, ठीक है, यही बात करेंगे, ठीक है। और इन्हें भेजे तो तुम भी जाना संग। कब जाओगे? हाँ, बच के रहो सबसे। आइए, आज ऊपर आ जाओ। और इनके साथ भी व्यवहार, बहुत खराब व्यवहार हुआ इनके साथ।
आइए बैठा लो, इसको बैठा लो, जाओ बैठो बैठो बैठो, आ जाओ। इनको उन्नाव में ये बहुत व्यवहार खराब हुआ इनके साथ। हाँ, और ये लोधी समाज के हैं, बताइए आप। साहब जी, कल हम रसूलपुर में रह रहे थे तो आदर्श साहब आ गए तो हमारा वहाँ को लिखा पड़ी साहब हो गई थी तो मैंने खड़े दिया गया था। और किसी का नाम मत दो, क्यों नहीं? साहब जी आए थे तो हमारी बड़ी हेल्प हुई साहब, जिनकी वजह से कुछ कार्य जैसे भी लग गया था तो उसमें नहीं लगी जाने में। बता दें क्या हुआ था। तो माइक पे बताओ जाके सुनाओ सुना दो गुरु जी, सुन ले हम लोग। हमारे बैठने को चाहिए नहीं। मैं साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अचानक खबर मिली जो आ गए। मेरा नाम कथावाचक उदय चंद्र लोधी, जो सोरमो थाना रसूलपुर में कथा हो रही थी। कथा का अंतिम दिवस था तो बाजा साउंड सर्विस जो हमारे साथ में सहयोगी गण हैं उनके लिए दक्षिणा की मांग की तो एक मनीष पांडे, अनुपा द्विवेदी, जो उन्होंने कहा आश्रम में चल के दक्षिणा दे देंगे, 30-40 हजार 50 हजार कुछ नहीं मेरे लिए है। और मंदिर के लिए कहा कि आपका मंदिर अधूरा पड़ा है जिसमें 41 गुम्मा भी देंगे। तो बातों में हमको ये नहीं मालूम था मेरे से अपघात होगा। बैठ गए, लेकिन वहां न लेकर जाकर हमें वहां से 4 बाग ले आए और ज्यादा विस्तार से तो उसमें सब लिखा हुआ है। वहां एक दुकान में लेके चले गए जो बियर की दुकान थी। बैठे, अब रास्ते में गाली जातवाद को लेकर बहुत सी गालियां दे रहे थे जिनको मैं के द्वारा मैं कहना नहीं चाहता हूं। काफी चीजें तो हम डर गए कि आज बहुत बुरे चक्कर में फंस गए। आज मेरा आखिरी दिन है तो वहां पिए, फिर आगे चल के हमको मारे और बेहोश भी हो गए और रायबरेली रोड हमको ले जा रहे थे तो बेहोशी की हालत में हो गए थे, लेकिन अचानक होश आ गया। तो एक टंकी पे गाड़ी खड़ी थी तो वहां मोहनलालगंज के 1-1.5 किलोमीटर पहले टंकी पड़ती है रायबरेली रोड पे। वहां से हम एक जंगल में छिप गए, उतर के लैट्रिन के बहाने भागे। तो वहां साहब फिर सुबह चले गए थाने, जो वहां के लोगों ने कहा जगह थाना लगता, वहां गए लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और वहां सोहरा में आए तो आंचल वर्मा साहब जी आई, ये बड़े भाग्य हैं जो साहब जी आ गए। तो उनके साहब के आने से काफी कार्य हुआ। जो भी केस उसमें नहीं मालूम है कौन कौन से केस, साहब इतनी जानकारी नहीं, लेकिन साहब आंचल वर्मा साहब जी आ गई तो केस साहब जो उसमें जो भी है लग गए। तब साहब के पास खबर मिली, हम तो सोचे पहले से मालूम 2-3 दिन होगा तो मैं कुछ साहब विचार था गाएंगे कुछ, लेकिन अचानक साहब आ गए तो कुछ नहीं तैयारी करके नहीं, हमने कोई कविता कुछ गीत लिख के आते, अपने सहयोगियों के साथ आते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद है, इनका मदद करता हूँ साहब, धन्यवाद। और साहब मेरी विनती है, मेरा मंदिर कुछ अधूरा पड़ा, उसके लिए सब मदद चाहिए, करेंगे मदद तुम्हारी। कौन से भगवान है? भोले बाबा। हाँ, तब ठीक है, हमारे साथी हो तुम। हाँ ठीक है।